नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 22 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास से कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि अमावस्या है। वार शुक्रवार है। विक्रम संवत 2077 और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 28 है और रमजान माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। अमावस्या तिथि रात्रि में 11:09 तक है। उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र कृतिका रात्रि में 3:09 तक। उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शोभन प्रातः 6:26 तक। उसके उपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। करण चतुष्पद दिन में 10:23 तक। उसके उपरांत नाग करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:40 पर और सूर्यास्त 7:07 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य शुक्र की राशि वृष के अंदर है। मंगल शनि की राशि कुंभ के अंदर है। बुध शुक्र की राशि वृष के अंदर है और बृहस्पति शनि की राशि मकर में नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं। शुक्र अपनी स्व राशि वृष के अंदर है। शनि अपनी स्व राशि मकर के अंदर है। राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर जो कि मूलतः बुध की राशि है उसमें विराजमान है। और केतु धनु राशि के अंदर उच्च के हैं और ये बृहस्पति की मूल राशि है। चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 7:37 पर। ये उनकी उच्च राशि है। यमघंट योग दिन में और कुमार योग रात्रि में 3:09 से लेकर के सूर्योदय तक रहने वाले। वृत सावती व्रत समाप्त है आज। बड़ पूजन अमावस्या आज है और देव पितृ कार्य अमावस्या आज है। भाव का अमावस्या आज है। शनि जयंती आज है। राष्ट्रीय ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है। संत ज्ञानेश्वर और श्री राजाराम मोहन राय जयंती आज है और जमात उल विदा मुस्लिम समुदाय का आज है। अब बात करते हैं श्रेष्ठ चौघड़ियों की। चर का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:21 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 7:21 से 10:42 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:23 से 2:04 तक है और चर का चौघड़िया 5:26 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो दूध या दूध से बने पदार्थ का सेवन करके अगर वो अपने कार्य प्रारंभ करेंगे तो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। सूर्य बुध शुक्र ये सब साथ में है और चंद्रमा भी साथ में आ जाने वाला है। यानी आज के दिन के अगर मूड की बात करें तो 4 ग्रह लगभग एक साथ होने की स्थिति बनती है। सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा और उधर शनि और बृहस्पति से दृष्टि संबंध बन रहा है। इनका जो बृहस्पति है उनकी पंचम दृष्टि इस योग पर पड़ रही है। एक ऐसी स्थिति बन रही है मित्रों जहां विचारों की भिन्नता और समस्याओं के निराकरण इतने ज्यादा विकल्प आपके सामने होंगे। कोई उसके बारे में अपनी कुछ और राय रखता होगा, कुछ और कोई और कुछ और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे आसपास एक अलग ही तरह की बहस शुरू हो चुकी होगी इस स्थिति के अंदर। अमावस्या जब तिथि हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये देखते हैं कि कई बार विचारों की भिन्नता अलग ही रूप ले लेती है और यहां क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो ये भिन्नता इतनी व्यापक हो सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने ज्यादा तरह के आपको कोई एक इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचने की बात करे और कोई दूसरे तरीके से। तो जिनसे भी आप राय लेंगे, चाहे व्यक्तिगत संबंधों में हो, घर परिवार में हो ये स्थिति, व्यापार में हो, बैंकिंग सेगमेंट में हो या आप बाहर के लिए जो एक कोरोना एक काल, हम संकट बोलते हैं इसको, कोरोना काल बोला जा रहा है अभी, इसके निराकरण या इसके
इसके प्रभावी ढंग से नियंत्रण या इसके बावजूद व्यापार और इसकी अलग स्थितियों में काम करने की स्थिति को लेकर के हो, ये बिल्कुल अलग तरह से यहाँ से एक दौर शुरू हो रहा है इस अमावस्या के बाद से, जिसमें हर एक चीज़ की जो करने वाले हैं वो अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और जो राय देने वाले हैं वो अलग तरीके से व्याख्या करेंगे, और दोनों अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। और बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप नई नई चीज़ें, नए नए विषयों पर आप लोगों के विचार, बहुत गंभीरता से दिए गए विचार आप सुनेंगे और उनका सामना होगा आपसे। आपको यहाँ बहुत अपनी विवेक को, अपने जो संचित ज्ञान अब तक आपने प्राप्त किया है या अपनी जो प्रत्युत्पन्न बुद्धि है उसके अनुसार इनका विश्लेषण या समझ अपनी लगा करके इनके अंदर से अपने जितना अपने काम का है उतना ही आपको उससे भ्रमित होने की अपेक्षा उसे काम में लेने की बुद्धिपूर्ण दृष्टि अपनानी होगी, बजाय कि भ्रमित होकर के कुछ और अपनी तरफ से एक या दूसरी साइड खड़े होकर के और अपने आप को और ज़्यादा परेशान करने की अपेक्षा। चाहे घर में हो, दो पक्ष हो जाएंगे घर में भी, आप देखेंगे एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, तीसरा कोई और भी पक्ष हो सकता है अगर फैमिली बड़ी है तो आपको इसकी बजाय आपको करना क्या है, आपके लिए हितकारी क्या है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या करना है वो आपको बहुत निर्धारित करना है। दूसरा, अगर आप कोई जॉब या कोई इस तरह की चीज़ में है जहाँ चीज़ें थोड़ी दूर हो रही हैं, जो आपके स्थितियाँ हैं वो प्रभावित हो रही हैं, आय प्रभावित हो रही है, तो उसमें क्या करना है, इस पर बहुत गहन विचार विमर्श, आपको आत्मचिंतन, आत्मनियंत्रण, अपने स्वभाव और अपनी कार्यक्षमता के अनुसार आपको चयन करना होगा। तो ये यहाँ से एक ऐसी स्थिति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपको, अगर आपने पालना नहीं करी तो जो लोग भावुक हैं, जो लोग ज़्यादा अपने आप को जल्दी से चीज़ों से प्रभावित कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ सकता है कि जो कुछ उन्हें व्यग्रता या बहुत आलोचक हो जाना या किसी चीज़ में बहुत अपनी समस्या बड़ी कर देख लेना, ये सब चीज़ों का आप कहीं ना कहीं शिकार हो सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। तो उनकी केयर भी बाकी लोगों को करनी है और एक सही निर्णय तक भी पहुंचना है। बल्कि आज के दिन को तो आप शांति से गुजार दें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। बहुत शांत तरीके से चीज़ों को सहज और शांत होकर के गुजार दें, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें अगले तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर स्थिति हम पा सकते हैं, बजाय कि ज़्यादा तनाव लेने के। अब तो चला एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं नवरत्नों में ज्योतिषीय प्रभावों की, जो लगातार हम बात कर रहे हैं उसी कड़ी में आज बात करेंगे हीरा यानी डायमंड की। हीरा शुक्र का प्रतिनिधि रत्न है। हीरा एक बहुमूल्य रत्नों में से माना जाता है। ये शुक्र ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। वृष और तुला राशि के अधिपति शुक्र है। हीरा सभी रत्नों में सर्वोपरि माना जाता है। चमकदार और कठोरता में इसका कोई मुकाबला नहीं। इसमें खरोंच नहीं आती, इसलिए इसे वज्र के समान कहा गया है। यह पीला, भूरा, नीला, लाल आदि रंगों में पाया जाता है। लेकिन ज्योतिष में हीरा श्वेत आभा वाला चमकदार सफेद ही उपयोग में लिया जाता है। इसी का उपयोग करना चाहिए। लग्न शुक्र होने पर शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, पंचमें शुक्र होने पर संतान और शिक्षा के लिए, और नवमें शुक्र होने पर भाग्योन्नति, संतान सुख और धर्म कार्य में आपकी रुचि बनी रहे, पुण्य में वृद्धि हो, इसलिए हीरा धारण किया जाना चाहिए। शुक्र की महादशा में बाधाएं आने पर, अगर रुकावटें आ रही हैं तो, विवाह संबंध में विलंब होने पर, तक कुंडली में शुक्र के निर्बल होने पर, जो साधारण सुविधाजनक जो चीज़ें हैं वो आपको अगर नहीं प्राप्त हो रही हैं जीवन में, तो उसके लिए भी आप हीरा पहन सकते हैं। पीड़ित शत्रु क्षेत्र में अगर शुक्र है तो भी हीरा धारण किया जा सकता है। शुक्र को असुरों का गुरु माना गया है, यानी शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना गया हमारे कथानों में इस तरह से है। इन्हें सभी प्रकार की भौतिक सुख संपदाओं, ऐश्वर्य और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र काम का देवता भी है, इसलिए नवीन जीवन के सृजन, कला, इंद्रिय सुख, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन, विलासिता, भोग, वाहन, राजसुख और आनंद की सभी स्थितियों का कारक शुक्र।
इसलिए जो व्यक्ति कला, नृत्य, अभिनय आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो पेंटिंग, फैशन डिज़ाइन, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसिंग, स्पा, मैनेजिंग और मूर्ति कला आदि के व्यवसाय से धन और ऐश्वर्य अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए हीरा अत्यंत शुभ फलदायी रत्न होता है। शुक्र संजीवनी विद्या के भी अधिपति हैं, शुक्राचार्य यानी कि। अतः चिकित्सा व्यवसाय में विशेष रूप से प्राकृतिक औषधि से जुड़े हुए चिकित्सा पद्धति या अन्वेषण और लगातार बढ़ती हुई कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति जो विकसित होनी हो, जिससे प्राणदायी स्थितियां बनती हों, उन सभी डॉक्टर्स को भी हीरा पहनना की सलाह दी जा सकती है। उनके लिए भी बहुत शुभ फलदायी ये हो सकता है, जिनमें भरपूर योग्यता है, कलात्मकता है, लेकिन जिनकी कला को उचित मंच नहीं मिल पा रहा, जिनके पास कलात्मक योग्यता है लेकिन पार्क ही नहीं मिल पा रहे, जिनकी अपनी कलात्मक योग्यता दिखाने के अवसर उन्हें नहीं मिल पाते, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र शुभ स्थानों का सामयित्व तो होता है, लेकिन वो अशुभ भावों या क्रूर ग्रहों के साथ संयोग कर रहा होता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को अच्छे ज्योतिषी की सलाह से जन्म कुंडली में शुक्र की शुभ अशुभता देख करके हीरा पहनना चाहिए। जिन युवाओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिनके वैवाहिक रिश्ते बार बार समस्या आ रही है, जिनके वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहे या विवाह होने के बाद भी अन्य तरह की भावनात्मक समस्याएं साथी के साथ हो रही हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जिनको प्रजनन संबंधी रोग हैं, जिनके जीवन में उत्साह की कमी है, ऊर्जा की कमी है, आनंद की कमी है, एक स्पार्क नहीं है, जिनके पास में किसी भी कार्य को करने की एक जो अंदर एक जिजीविषा होती है, उसकी अगर वो कमी महसूस करते हैं तो हीरा पहनना जा सकता है। जो भौतिक ऐश्वर्य और भोग से शून्य है, जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, जिनके सौंदर्य बोध जिनके पास नहीं है, जिनके शरीर थोड़ा निस्तेज सा रहता है, सुस्त से रहते हैं, जिनके शरीर का विकास उम्र के अनुसार नहीं होता, जिनके वाहन बार बार परेशानी में आते हैं, उन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र निश्चय ही शुभ संयोगों से युक्त नहीं होता। वो भी हीरा पहन सकते हैं या हीरा उन्हें अपनी कुंडली दिखा करके पहनना चाहिए। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आजकल हीरा स्टेटस का सिंबल मान लिया गया है और इसमें आभूषणों के रूप में पहना जाने लगा है। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जाता। जन्म कुंडली में यदि शुक्र नीच राशि का है, अस्त है, शत्रुग्रही है अथवा कुंडली के छठे, 8वें और 12वें स्थान में हो, तो ऐसे में ऐश्वर्य देने की बजाय ये छीन भी सकता है। तो आपको बहुत समझदारी से, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बहुत ऊंचाई पर थे लेकिन किन्हीं कारणों से अचानक संकट में आ गए। वो ये स्थितियां हो सकती हैं। यदि शुक्र सप्तमेश, अष्टमेश अथवा द्वितीयेश होकर के किसी मार्ग स्थान बैठा हो तो बड़े दुष्परिणाम दे सकता है। ऐसे में हीरा व्यक्ति को के विवेक को नष्ट कर सकता है। वह गलत संगत में फंस सकता है, इंद्रिय सुख की लालसा के भंवन में उलझ सकता है और महत्वाकांक्षाओं के ऐसे कुचक्र में वो फंस सकता है कि गलत तरीकों से धन अर्जित करने लग जाए और फिर एक दिन यही धन उसके पतन का कारण ना बन जाए। तो बहुत समझ करके हीरा पहनना चाहिए। मेष राशि, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न हो तो हीरा पहनना शुभ नहीं होता। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए हीरा बहुत शुभ हो सकता है। कुंडली के अच्छे भावों के स्वामी शुक्र हों तो हीरा धारण सुख संपदा में वृद्धि कर सकता है। कर्क राशि की विशेष दशाओं में हीरा पहन सकते हैं। अगर आपको कुछ तनाव, शुक्र जनित कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप हीरा पहन करके एक बार उस समस्याओं से निकलने के बाद हीरा उतार सकते हैं। जो लोग आध्यात्म में उन्नति चाहते हैं उन्हें हीरा नहीं पहनना चाहिए। ग्लैमर, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में जो लोग सफलता के लिए लालायित हैं उन्हें बहुत लाभकारी हो सकता है। स्पेशली टीवी जर्नलिज्म में हीरा बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसे लोगों को जीवन के समस्त ऐश्वर्य, सुख और भोग विलास के साधन प्राप्त हो जाते हैं। हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए। ये चरित्र का पतन कर सकता है, क्योंकि एक तरफ हीरा आपको बहुत ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर गति मिल जाती है, भाव मिल जाता है, मंगल की एक बहुत एक जुझारूपन मिल जाता है और गोमेद पहनने से राहु का एक बल मिल जाता है। तो ये गलत दिशा की तरफ मुड़ सकता है। ये एक ऐसी ट्रेन हो सकती है जो रुकना ना जानती हो। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना विमंत्रित किए हीरा धारण करने से इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलता। इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन शुक्र ग्रह
की रोशनी में रात्रि के अंदर इसे रखा जाना चाहिए। इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। हीरो के मंत्रोपचार विधि अभिमंत्रित करके फिर इसको पहने। इस रत्न को शुक्रवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। हीरा रत्न सोने की अंगूठी बनवा करके मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में अगर आप धारण करते हैं तो उसके अच्छे फल आप प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। सितारों के सितारे में संजय निरुपम जी की। संजय निरुपम वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य हैं। संजय निरुपम ने पटना से वर्ष 1984 में BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त करके 1986 में दिल्ली का रुख किया और एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपने आप को अपने करियर की शुरुआत की। वे हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे चलकर संजय निरुपम ने शिवसेना की ओर राज्यसभा का चुनाव जीता, लेकिन 2005 में उन्होंने कांग्रेस से नाता जोड़ लिया। राजनीति में अतिरिक्त निरुपम मुंबई के पारंपरिक कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और प्रत्येक वर्ष वे बड़े पैमाने पर एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शिरकत करते हैं। पहले वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, एक बार कांग्रेस की ओर से और इससे पूर्व शिवसेना की ओर से। वे दोपहर का सामना और जनसत्ता के कार्यकारी संपादक के रूप में और पंचजन्य के उप संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। संजय निरुपम का जन्म 6 फरवरी को 1965 को बिहार में हुआ। आइए उनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास तुला लग्न की कुंडली है। मित्र, तुला लग्न की कुंडली एक महत्वपूर्ण बात ये होती है इसमें कि सबको साथ लेके चलना चाहता है ये व्यक्ति। ये बहुत कठोर आलोचक होते हुए भी आपके साथ कोई ना कोई साम्य वो बना के चलना चाहते हैं। कुछ एक बात ऐसी वो कहना चाहते हैं जिससे आपका जुड़ाव भी है और एक तरफ वो बहुत कठोरता से भी आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि वो आपके मित्र और शत्रु दोनों एक साथ हो सकते हैं। ऐसे लोग आपकी बुराइयों की वो कठोर आलोचक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई बात ऐसी है जो प्रशंसनीय है तो उसकी प्रशंसा भी करेंगे। ये गुण संजय निरुपम जी में बहुत महत्वपूर्ण तौर पे देखा गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शुक्र, बुध और सूर्य उनके चतुर्थ स्थान के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जब सूर्य चतुर्थ स्थान के अंदर तो व्यक्ति बहुत जल्दी से जो बदलाव है उसको अकोमोडेट कर लेता है। हम देखते हैं कि कई बार कई स्थितियों में उनके जो स्थान परिवर्तन होते रहे, उनके कार्य की स्थितियों में परिवर्तन होते रहे, उनकी पार्टी भी इवन बदलती रही, उसके बावजूद वो उन सबके साथ अपने आप को अच्छे तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया और जब भी स्थितियां ऐसी लगी कि ठीक नहीं है तो उनका कठोरता से विरोध भी किया। तो ये सूर्य जो शनि की राशि में चौथे स्थान में जाता है तो व्यक्ति में ये अद्भुत क्षमता होती है। मित्रों, जिन भी कुंडलियों में आप चौथे स्थान के अंदर सूर्य को देखें, आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति सीखने और नई सीखी हुई चीज़ को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने और जल्दी से परिणाम लेने में बहुत महारत हासिल रखता है। ये सब गुण आपको संजय निरुपम जी की कुंडली में बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगे। शब्दों शिल्प विन्यास उनका जैसा है वैसा आप देखते हैं कि वो बोलते बात करते करते उनके दिमाग में नए शब्द और नई बातें इतनी तेज़ी से आती हैं कि जो उनको हमेशा एक लाइमलाइट में रखती हैं। वो अपनी बात को इस तरह से कहते हैं कि आप उसको नकार नहीं सकते, आप उसको उस बात के ऊपर ध्यान आपका आकर्षित ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो वो जानते हैं कि बात को किस तरह से कहना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया मित्रों कि मंगल जब कन्या राशि में हो तो ये आपको शब्दों के ऊपर बहुत प्रेशर करके वो जब बोलते हैं तो आप देखिए उनकी भाषण शैली के अंदर उनके गले का प्रभाव, यानी कि वो जो बात करते हैं तो एक दबाव देके अपने ऊपर बात करते हैं, उनके चेहरा उनके शब्दों को कहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझने की आवश्यकता है कि जब भी आपके मंगल का संबंध आपके शब्दों यानी मिथुन या कन्या राशि से हो तो उनकी एक अलग ही भाषण शैली होती है, उनकी एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला उनके शब्दों का एक शब्दों को इस तरह से पिरोते हैं कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी बात को आपको सुनना ही होगा, उस पर कोई ना कोई आपको प्रतिक्रिया देनी होगी, आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बृहस्पति का लग्न को देखना। संजय निरुपम जी जब कोई बात कहते हैं तो अपने अंदर से भी वो उतने ईमानदार हैं। ये कमाल की बात है मित्रों। आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है जब कोई बृहस्पति सीधे सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देखता है तो व्यक्ति अपने आप से भी बात करता है।
वो चाहता है कि वो कर रहा है जो तो ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने प्रति भी जवाबदेह होते हैं ऐसे लोग, अपने अंदर झांकते हैं ऐसे लोग और अपने अंदर से जवाब चाहते हैं। जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं होते तब तक किसी कार्य को उन पर थोपा नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल से ही किसी काम को वो किसी के थोपे जाने के कारण करने के आदि रहे। आदेश वो लेते हैं, लेकिन जब तक संतुष्ट ना हो तब तक नहीं, मतलब अगर उनको संतुष्ट करके ही आप उनसे कोई कार्य को करवा सकते हैं। चंद्रमा उनका 6ठे स्थान के अंदर मित्रों शत्रु हंता राजयोग देता है। संजय निरुपम जी, ये कुंडली हमने इसलिए भी आपके सामने रखी, जब कभी भी आप देखें कि चंद्रमा 6ठे स्थान के अंदर है, वो व्यक्ति को पराजित करना, अगर उसने अपनी पूरी शक्ति पूरे संसाधन लगाए हैं, वो संसाधनों को जुटा करके अगर पूरी तरीके से अगर अपने जीतने के लिए खड़ा है तो आप उसे हरा नहीं पाएंगे। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ अंतिम तौर पर आपके सामने रखेंगे जिससे वो उनको विजय हासिल हो या अपने लक्ष्यों तक वो पहुंच सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में के स्थान पे राहु बैठा हुआ है, उन्हों कानूनी पेचीदगियों और जो है स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता दर्शाता है। जिन भी कुंडलियों के अंदर अब राहु 6ठे स्थान का देखें, वो आप ध्यान रखें, कभी न कभी आपको दूसरों के अपने विरोधियों पर नज़र आपने हटाई नहीं कि वो आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल तत्पर दिखाई देंगे। तो यहाँ इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। जो भी लोग जिनके भी अष्टम स्थान के अंदर राहु आपको दिखाई दे, आप देखें कि अपने विरोधियों को से उन्हें हमेशा बहुत ही संभल कर रहने की आवश्यकता रहती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।